नमल। सुबह अभी धुंध आलूद थी, नमोलूद और ताज़ा। जब हारिस की आंख खुली वो चौंक कर सीधा हुआ, फिर इधर उधर देखा। वो वहीं किचन के फर्श पे कुर्सी से टेक लगाए सो गया था शायद। कब कैसे कुछ इल्म ना था। सर था कि दर्द से फट रहा था और कमर तख्ता बन चुकी थी। वो कराहता हुआ उठा, जूते पहने हुए थे, सो पैर दर्द कर रहे थे, सिर्फ दिल हल्का था। जुमर चूल्हे के साथ खड़ी थी, आस्तीन ऊपर चढ़ाए। वो कुछ बना रही थी। मुड़कर उसे देखा और मुस्कुराई। उठ जाओ, मैं नाश्ता बना रही हूँ। वो आंखें हथेली की पूंछ से रगड़ता मुस्कुराया। एक नज़र उसके फैलावे को देखा। मैं इतनी देर कैसे सोता रहा? क्योंकि बरसों बाद तुम्हारे दिल को सुकून मिला है। वो उसे देखकर मुस्कुराई, हाथों से तेजी से अंडे फेंट रही थी। फारिस ने हल्के से शाने उचकाए, फिर घड़ी को देखा जिसके पार गहरी नीलाहट थी। मैं मस्ती चाह रहा हूँ, तुम नाश्ता बनाओ। मैं अपनी पुरानी रूटीन पे वापस आना चाहता हूँ अब। वो हल्के दिल और हल्के कंधों के साथ तमन्नत से बोला। तो जुमर ने मुस्कुराकर उसे देखा। क्योंकि तुम जान गए हो कि तुम खुदा नहीं हो, खुदा कोई और है। दुरुस्त। सर को कौन देकर वो जाने लगा, फिर ठहर गया। तुमने एक दो दफ़ा के अलावा मुझे कभी नहीं टोका नमाज पढ़ने के लिए। वैसे ये तुम्हारा फ़र्ज़ था कि तुम मुझे टोकती, मुझे एहसास दिलाती। फारिस। वो कांटा रखकर उसकी तरफ घूमी। 7 साल के, 10 और 12 साल के बच्चे को टोको तो सही है, या मारा जाता है, मगर घर से निकाला जाता है। नमाज न पढ़ने पर बालिग मुसलमान को नहीं टोका जाता। उसके सामने नमाज पढ़ना ही उसकी नमाज की नसीहत करना है। पता है क्या फारिस, हमारे घर में एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो नमाज नहीं पढ़ता, या वो गीबत करता है, या किसी ऐसी बुराई में मुलविस होता है जिसे हम उसे निकालना चाहते हैं, मगर हज़ार जतन करके, नसीहत करके, लेक्चर देकर, समझा कर, गुस्सा करके, उसके लिए दुआ करके भी हम उसको निकाल नहीं पाते इस अंधेरे से, उसकी इस्लाह नहीं कर पाते, और यही सोचते रहते हैं कि उसका क्या बनेगा, ये तो जहन्नुम में जाएगा। वो सांस लेने को रुकी। वो तवज्जो से उसे सुन रहा था। तो फिर हम उसे कैसे इस बुराई से निकालें? हम ये जान लें कि वो अपनी नहीं, हमारी आजमाइश है। उसकी तो बख्शिश बड़े आराम से हो जाएगी, क्योंकि उसका दिल तो कुछ अरसे के लिए अल्लाह ने नेकी की तरफ से बंद कर रखा है, हमें आजमाने के लिए कि हम क्या करते हैं। उसने तो नहीं पढ़ रखी तफसीर, उसने तो हमारी तरह हदीस की किताबें खोल कर नहीं पी हुई। हर वक्त उसकी बख्शिश की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए हमें। हम क्या करते हैं ये अहम है। तुम्हें पता है हमें ऐसे मौक़ों पर क्या करना चाहिए? जो खूबी उसमें देखना चाहते हैं उसको अपने अंदर डाल लें और एक्सीलेंस के लेवल पे उसे अपना लें। वो नमाज नहीं पढ़ता तो हम अपनी नमाज को खूबसूरत बनाते चले जाएं, उसको दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह को दिखाने के लिए कि अल्लाह ये है वो परफेक्शन का लेवल जो हम उसकी इबादत में देखना चाहते हैं। उसको एक लफ्ज़ भी कहने की ज़रूरत नहीं है हमें, जिस पे अल्फाज असर न करें। उसे अमल से नसीहत करनी चाहिए। अब जाओ। फारिस ने गहरी सांस ली। थैंक यू इस लेक्चर के लिए। वैसे मुझे आपकी वो भी बात अच्छी लगी थी जो आपने रात को बार बार दोहराई थी। अंग्रेज़ी के 3 अल्फाज थे, मुझे ठीक से याद नहीं। आप दोहराना पसंद करेंगी? सादगी से वो पूछ रहा था। जुमर कांटा ऊपर उठाते उसकी तरफ घूमी। हाँ, वो अल्फाज ये थे कि आई विल किल यू। अब जाओ। और खफकी से उसे घूरकर रुख फेर लिया। मैं वापस आकर आपसे इसका हिसाब मांगता हूँ शेफ़ साहिबा। और फिर चाबियाँ और सेल फोन उठाता बाहर निकल गया। मोरचाल पे वो सुबह रोशन होने लगी तो कॉलोनी के दरख्तों ने देखा हुनैन यूसुफ अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। उसके कटे हुए बाल माथे पे गिर रहे थे और पीछे वाले बालों की फ्रंट चोटी गोंद रखी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था और आंखों में चुभन सी थी। दफातन उसने नीचे गेट के पार किसी को देखकर हाथ हिलाया और अंदर की तरफ मुड़ गई। चंद लम्हे बाद वो गेट से बाहर आती दिखाई दी। सामने अलीशा खड़ी थी, नींद से भरी आंखें और बालों की पोनी बनाए वो गोया उजलत में लगती थी। हुनैन। उसको इतने बरसों बाद देखकर अलीशा की आंखों में बहुत से जज्बात उभरे, मगर हन्ना सपाट चेहरा लिए खड़ी रही। तुम्हें सुबह सुबह इसलिए बुलाया ताकि तुम्हें ये दे सकूं, ये जो तुम्हारा था। किचन उसकी तरफ बढ़ाया। अलीशा ने बेयकीनी से उसे देखते हुए किचन थामा। इससे पहले कि वो कुछ कह पाते हुनैन अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। अलीशा तेज़ी से कैब की तरफ जाने को मुड़ी और साथ ही दोनों हाथों से किचन की स्याह हैरी नुमा क्रिस्टल को टटोला। फिर ऊपर लिखे आर्ट्स एवर आफ्टर को दबाया ज़ोर से, फिर दोबारा।
मगर कुछ न हुआ। वो रुक गई। हैरत आंखों में लिए उसने फिर कोशिश की, मगर बेसूद। एकदम वो चौंक कर मुड़ी। हुनैन वापस वहाँ आ खड़ी हुई थी और सीने पे हाथ लपेटे उसे देख रही थी। तुमने कहा था अलीशा कि हर इंसान के अंदर खैर और शर के भेड़िए होते हैं, और ये भी कि मेरे अंदर बहुत सा शर है। तो ये जान लो अलीशा कि मैं अब अपने शर पे शर्मिंदा नहीं हूँ। अब कोई मुझे कितना ही जज करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपने अंदर के अंधेरों को गले लगा लिया है। मैंने वो फ़िक्रा ढूंढ लिया है जो मुझे इन अंधेरों में रहना सिखा देगा, और वो फ़िक्रा है। वो एक कदम आगे बढ़ी। मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं हुनैन हूँ। ये कहते हुए उसने बंद मुट्ठी खोली। अलीशा की आंखें तहैयर से फैल गईं। अन्ना की हथेली पे उसी तरह का स्याह क्रिस्टल रखा था, मगर उसके ऊपर लिखे अल्फाज अंदर को दबे थे, यूं कि क्रिस्टल अंदर से खुल गया था, दो टुकड़ों में बटा था, और उसके खोखले हिस्से में एक नन्हा सा मेमोरी कार्ड रखा नजर आ रहा था। तुम हमेशा से बेवकूफ़ थी, इसीलिए कारदार से हारती रही, उनको उन्हीं के खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर सकी। तो मैं भूल गया कि मेरे पास दो क्रिस्टल थे, एक मेरे लॉकेट वाला जो तुमने दिया था, और दूसरा ये की चैन। मैंने सिर्फ दोनों की जगह बदल दी। उसने मुट्ठी बंद कर ली। मैं की चैन को खोल नहीं सकती, तो तुम्हें अपने लॉकेट वाला हीरा दिया ताकि तुम मुझे दिखाओ दो इसे कैसे खोलना है। अलीशा बेबस चेहरे के साथ उसे देख रही थी। अन्ना वापस पीछे हटती गई। इस मेमोरी कार्ड में क्या है मैं नहीं जानती, मगर अब ये मेरे पास है, अब ये हमारे पास है। तुमने जेल से ये कीचेन हमें भेजा था। थैंक यू अलीशा, तुम्हारा गिफ्ट हमें मिल गया है। वो रुखाई से कहती वापस अंदर गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। अलीशा बाहर तहे दामन तहे दस्त खड़ी रहेगी। कसरे का तार में हाशिम अभी बिस्तर में नरम गरम कंबल में लिपटा चाय पीते हुए मोबाइल पे न्यूज़ हेडलाइंस देख रहा था। जब दरवाज़ा ज़ोर से खटका, उसने नगवारी से चेहरा ऊपर उठाया, फिर कंबल उतारता नीचे उतरा। वो शख्स बॉबी के लिबास में मौजूद था, और इस तरह किसी के मखल होने पे मूड बिगड़ चुका था। बेजारी से उसने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े अमर को देखकर तासुरात मज़ीद बिगड़े। तुम्हें किसने इजाज़त दी कि? आपने कहा था सर कि मुझे आपका एतमाद कमाना है। मैं उसे कमा सकता हूँ। मेरा कैरियर, मेरी आज़ादी, सब कुछ इस जॉब से जुड़ी है। मैं इसको नहीं छोड़ना चाहता। सो मेरी बात सुने। वो तेज़ तेज़ बोल रहा था। मैं कुछ ऐसा जानता हूँ जो यूसुफ को कभी आपके खिलाफ उठने नहीं देगा। हाशिम के अब्रू इकट्ठे हुए। मसलन अमर ने भारी दिल के साथ गहरी सांस ली। सती यूसुफ की बहन हुनैन, उसने बोर्ड एग्जाम में उसी पी साहब को ब्लैकमेल करके पेपर्स लीक करवाए थे। मेरे पास तमाम सबूत हैं, आप उनको रखें फारिस के सामने, और उसे ऑफर दी। वो सब कुछ छोड़ देगा। हाशिम की आंखों में चमक उतरी, लब मुस्कुराहट में ढले। मुझे 9 बजे ऑफिस में मिलो। तुम वापस जॉब पे आ चुकी हो, लेकिन आइंदा इतनी सुबह आकर मेरा दरवाज़ा मत खटखटाना। और दरवाज़ा उसके मुंह पे बंद कर दिया। अहमद ने गहरी सांस ली और सर झटकते सीढ़ियाँ उतरने लगा। दिल बहुत भारी हो चुका था। फारिस मस्जिद से वापसी पे ताज़ा दम सड़क किनारे चलता आ रहा था। उसके लबों पे मुस्कुराहट थी, दिल और कंधे बोझ से आज़ाद थे। बहुत देर से बाद अपना आप इंसान लगा था जो किसी की तकदीर का फैसला नहीं कर सकता था। चलते चलते उसने मोबाइल जेब से निकाला। रात भर वो साइलेंट रहा था और कॉल्स और मैसेजेस की भरमार थी। अवतार की कॉल्स सरे फहरिस्त थी। कुछ सोचते हुए उसने कॉल बैक की और फ़ोन कान से लगाया। हेलो, मर्दाना आवाज़ दूसरी ही घंटी पे सुनाई दी। फारिस ठहर गया। अब्रू ताजुब से इकट्ठे हुए। कौन? तुम मुझे बताओ, तुम कौन हो? जवाब में बुज़िला लहजा सुनाई दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम हो कौन, जिसको मेरी बेटी ने 45 दफ़ा कॉल की और तुमने उठाने की जहमत नहीं की। आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? अवतार ठीक है, वो तेज़ी से बोला था। चंद सानियों की खामोशी दूसरी तरफ छाई रही। मेरी बेटी ने, फारिस काजी, कल रात खुदकुशी कर ली है। वो इस वक्त आईसीयू में है। किधर? कौन से हॉस्पिटल में? वो कार की चाबियां निकालते हुए आगे को भागा था। फूडली एवर आफ्टर के तनहा पड़े लाउंज में सुमर मेज़ पे नाश्ता सजाए बैठी बार बार घड़ी देख रही थी। सुबह धीरे धीरे फूडली एवर आफ्टर के गिर्द धुंधल के ताने जा रही थी। ठंडा हुआ नाश्ता यूं ही ढका रखा था, और सुमर यूसुफ बाजू मेज़ पे बिछाए सर उन पे टिकाए सो रही थी। दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ आई तो उसकी आंख खुली। फिर वो तेज़ी से सीधी हुई और नींद से भरी आंखों से इधर उधर देखा। बैरूनी दरवाज़ा खोलकर जुनैद अंदर दाखिल हो रहा था। उसे देखकर वो रुका, आंखों में हैरत धर आई। आप? इस वक्त उसने घड़ी की बजाय मुड़कर आसमान के रंग को देखा। वो
बाल कानों के पीछे अड़सती उलझी उलझी सी अपना सेल फोन उठाकर देखने लगी थी। फारिस नजर आया कहीं? जुनैद? नहीं तो मगर आप कैसे आईं? बाहर तो कोई कार नहीं खड़ी। झुमर चौंक कर उसे देखने लगी। फारिस कहाँ गया? कार भी ले गया? वो उसे काल मिलाने लगी। घंटियाँ जाकर पलट आईं मगर जवाब न मिला। जुनैद नाश्ते के बर्तन नज़रअंदाज करता किचन की तरफ बढ़ गया। किचन में रात के मार्के के निशानात वो हत्तल मकदूर साफ कर चुकी थी। फारिस का पैगाम चंद लम्हों बाद मौसूल हुआ। ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, तुम घर चली जाना। सुमर के अबरू तन गए, आंखों में दबा दबा सा गुस्सा उभर आया। उसने पर्स उठाया, मोबाइल अंदर फेंका और बाहर निकल आई। कैब से जाऊंगी क्या? इतना भी ख्याल नहीं आया उसे। उसका सारा मूड ख़राब हो चुका था। सुबह की दूधिया रोशनी में सूरज की सुनहरी तारें मिली तो आसमान मज़ीद रोशन हो गया। ऐसे में इस बुलंद इमारत की बालाई तरीन मंजिल के कॉर्नर ऑफिस में हाशिम अपनी पावर चेयर पर मौजूद था। ग्रे सूट और टाई में मलबूस, बाल जेल से पीछे को जमाए, आंखों पे ऐनक लगाए वो चंद कागजात पढ़ रहा था। सामने कुर्सी पे अमर शफी उठे कंधों के साथ घुटने मिलाकर बैठा उसे बगौर देख रहा था। हाशिम ने दफातन ऐनक उतारी और चेहरा उठाते हुए कागज़ मेज़ पे डाले। बेकार है ये सब, इसमें कहीं साबित नहीं होता कि हुनैन ने ओसीपी को ब्लैकमेल किया था, लेकिन इससे ये साबित ज़रूर होता है कि उसने ओसीपी की बेटी की वीडियो तबाह करके उसके अवेज कोई तोहफा वसूल किया है। वो इन ईमेल्स में हुमैरा को यही बता रही है, मगर जाहिर है हुमैरा यही नहीं समझ सकी कि ये तोहफा लीक शुदा पेपर्स थे। अहमद बेयकीनी से बोला, मैं मानता हूँ ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन कोई सबूत नहीं है इस बात का। हाशिम ने कंधे उचकाए थे। अहमद गहरी सांस लेकर खड़ा हुआ। फिर मैं नई नौकरी तलाश करना शुरू कर देता हूँ सर। शुक्रिया, आपने मेरी बात सुनी। वो वापस मुड़ा और चंद कदम दूर गया जब हाशिम ने पुकारा, तुम अपने ऑफिस में वापस आ चुके हो। मैं बात करके मुकर नहीं जाता, मैं उसको दूसरे तरीके से इस्तेमाल करने का इरादा रखता हूँ। वो अब फ़ोन उठाते हुए कह रहा था। आमिर ने मुड़कर उसे देखा और मुस्कुराया। शुक्रिया सर। वो बाहर निकला और दरवाज़ा बंद करके मुक्का फिजा में लहराया, यस, और आगे बढ़ गया। हलीमा ने बेइख्तियार उसे सर उठाकर देखा था। अंदर हाशिम फ़ोन कान से लगाए मेज़ पे रखी अपनी डाक खोल रहा था। साथ ही वो नाखुशी से अंग्रेज़ी में तेज़ तेज़ बोलता जा रहा था। कौन सा केस? कोई केस नहीं चलेगा। मैंने 6 माह से पहले अगली तारीख नहीं लेने देनी उनको। बूढ़ा कर दूंगा उनको यूं ही। डाक अलग अलग करते हुए उसने चंद लिफाफों को बिना खोले रद्दी की टोकरी में उछाल दिया और कुछ को अलहदा करके रख दिया। और ये तभी था जब उसने वो लिफाफा देखा। बात करते हुए उसके आंसू भींचे। 2 पुराने कागज़ का पीला जर्द सा लिफाफा था। देखने से भारी मालूम होता था। उसने ताज्जुब से मोबाइल रखते हुए उसे उठाया, उलट पलट कर देखा, फिर पेपर्स नाइफ के साथ लिफाफा चॉक किया। अंदर कोई दुबेज शय थी। हाशिम ने उंगली से खींचकर उसे बाहर निकाला। वो एक सब्ज पासपोर्ट था, फ्रंट कवर और चंद सफ़ात। उसने पहला सफ़ा पलटाया और एकदम वो सीधा होकर बैठा। पासपोर्ट होल्डर की तस्वीर सामने थी, बड़ी शेप वाला सादी यूसुफ, लेकिन पासपोर्ट अधूरा था। उसने उलट पुलट कर देखा, फिर लिफाफे में झांका। अंदर एक ऊपर पुराने तर्ज का कागज़ तय करके रखा था। हाशिम ने उसे निकाला। उस पर अंग्रेज़ी में गोया कलम दवात से चंद अल्फाज तहरीर थे। सादी यूसुफ को अदालत में दहशतगर्द साबित करने के लिए ये पासपोर्ट काफ़ी है, लेकिन उसका मुकम्मल होना ज़रूरी है। उसने ये ट्रैश केस में उछाल दिया था। मैंने उसके सारे टुकड़े जमा कर लिए हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे तुम्हें मुकम्मल कर दूं, तो अपने ट्विटर अकाउंट से ये नंबर लेकर ट्वीट कर दो, मैं समझ जाऊंगा। फ़कत एक खैर ख्वाह। नीचे एक नंबर दर्ज था। रियाजी के चंद बेसरोपामा हिंसे थे। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर इस लिफाफे समेत तमाम अशिया को दराज में डाल दिया। उसी पर उसका फ़ोन बजा। ब्लॉक नंबर कॉलिंग। उसने मोबाइल कान से लगाते हुए एहतियातन हेलो कहा। सर, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? वो खबर था। हाशिम ने एक नज़र बंद दरवाजे को देखा और फिर गहरी सांस ली। मैंने सादी यूसुफ की जान बचाई थी खबर। मेरे उसके साथ बहुत से इख्तलाफ सही, और अपनी इस वीडियो के बाद मैं उससे नफ़रत करने लगा हूँ, लेकिन एक मुहिब वतन लड़के को दहशतगर्द करार दे देना, ये जुल्म मैं नहीं करना चाहता। किसी को मारना अलग बात है, जीते जी मारना बिल्कुल अलग, और मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। ये केस कभी अदालत में नहीं चलेगा, इसलिए मुझे इस पर पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है जो तुम रिश्वत के तौर पे भेज रहे हो मुझे। सॉरी सर, कौन सा पासपोर्ट? वो अपनी जगह उलझ गया था। मैंने आपको कुछ नहीं भेजा सर, फिर रवानी से बोला।
اگر آپ مجھے اپنے بندوں سے تلاش کروانے کی بجائے میری بات سن لیں تو میں آپ کے والد کے قتل کا معاملہ حل کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو مجھ پہ اعتبار کرنا ہوگا۔ پھر وہ ٹھہر کر بولا، آپ کے لیے میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال لگا دیے، مگر آپ نے مجھ سے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کہ میں بے گناہ تو نہیں ہوں؟ کیا میرا اتنا بھی حق نہ تھا؟ سر، ایک دفعہ تو پوچھا ہوتا سر کہ میرے باپ کا قاتل کون ہے، پھر میں پاتال سے بھی اس کو کھینچ کر لے آتا، مگر آپ اس لڑکے کی باتوں میں آ گئے۔ سنو خاور، جلد یا بدیر میرے آدمی تمہیں ڈھونڈ لیں گے، اس لیے دوبارہ فون نہ کرنا۔ ناگواری سے کہتے اس نے فون رکھ کر لیپ ٹاپ کھولا، البتہ دماغ کی ایک بتی مسلسل جلنے بجھنے لگی تھی۔ خاور نہیں تھا اگر یہ کون سا تیسرا فریق تھا جو درمیان میں کود پڑا تھا۔ چند منٹ ہی وہ کام کر پایا، پھر ایک دم سے اس نے فون اٹھایا اور ایک نمبر ملا کر اسے کان سے لگایا، ماتھے پہ بال ڈالے وہ گھنٹی سنتا رہا۔ تم نے کہا تھا تم اس آخری چیز کی قیمت لگاؤ گی، کیا وہ یہ پاسپورٹ ہے جو تم نے مجھے بھیجا ہے؟ کون سا پاسپورٹ؟ علیشا نے حیرت سے دہرایا۔ اداکاری مت کرو، وہ اکتا کر کہہ رہا تھا، جب تمہارا ایک میموری کارڈ تھا میرے پاس۔ ہاشم ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا، تمہارے باپ کا کمپیوٹر ہیک کیا تھا نا میں نے، یاد ہے؟ وہیں سے کچھ ملا تھا مجھے، مگر وہ معلومات ایسی تھیں کہ میں ان کو استعمال نہیں کر سکتی تھی، سوچا کسی اور کو دے دوں، ورنہ تم تو میری جان لے لو گے۔ خیر اب وہ سب میرے لیے بیکار ہیں اور وہ تمہیں بھی اب نہیں ملے گا۔ رہی میں تو میں ملک چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگیوں سے جا رہی ہوں۔ ہاشم فون بند کر کے سوچتا رہا، اگر وہ سچ کہہ رہی تھی تو بھی اورنگزیب کے کمپیوٹر میں کم از کم وارث قاضی کی فائلز تو نہیں تھی، سو وہ اس کے ہاتھ نہیں لگی ہوں گی۔ باقی ہر چیز کی خیر ہے۔ سر چٹک کر وہ دوبارہ کام کرنے لگا۔